नमस्कार। अब तक हम सबने सुर्खियां पढ़ ली हैं, शहरों के नाम जान लिए हैं, नक्शे देख लिए हैं, सुना कि कैसे सैकड़ों ड्रोन छोड़े गए, कैसे पलटवार में मिसाइलें चली, कैसे मिनटों में एयर स्ट्राइक की गई, यहाँ तक कि कौन सा बम वर्षक इस्तेमाल हुआ। बदहाल शहरों का मंजर भी देख चुके होंगे। कहाँ हमला हुआ, कितने लोग मारे गए, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए, ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन जो अक्सर इन रिपोर्ट्स में नहीं होता, उन बातों को करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि ये सब आखिर हुआ क्यों, किसको फ़ायदा हुआ और असली कीमत कौन चुका रहा है। आइए शुरुआत करते हैं ईरान और इज़राइल से। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि 60 और 70 के दशक में जब शाह का शासन था, ये दोनों सहयोगी थे। तेल के सौदे, सैन्य सहयोग, इंटेलिजेंस साझा करना, सब कुछ होता था। बदलाव 1979 की ईरानी क्रांति के बाद आना शुरू हुआ। हालात बदल चुके थे। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना और इसी के साथ इजराइल और पश्चिम का खुला आलोचक भी। ये माना जाता है बस तभी से ईरान ने पूरे क्षेत्र में नॉन स्टेट ग्रुप्स का नेटवर्क खड़ा किया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाज़ा में हमास, यमन में हौथी, सीरिया और इराक में मिलिशिया ग्रुप्स। जहां आलोचक इसे क्षेत्र को अस्थिर करने वाली प्रॉक्सी रणनीति कहते हैं, वहीं ईरान खुद को दबे कुचले लोगों का समर्थक एवं उनका साथ देने का तर्क देता है। इजराइल का मानना है कि पहले वार करो, बाद में मत पछताओ। संभावित खतरे दिखे तो हमला कर दो, चाहे ईरान के परमाणु ठिकाने हो या गाज़ा में रॉकेट का जखीरा। ताज्जुब की बात यह है कि अमूमन नतीजे साफ ना होने के बावजूद भी इन स्ट्राइक को अक्सर सटीक कहा जाता है। कभी नागरिक इलाके तबाह होते हैं, कभी बच्चे मारे जाते हैं और कभी इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाता है, लेकिन स्ट्राइक सटीक होता है। अब बात अमेरिका की। दिलचस्प बात यह है कि साल 2015 में बराक ओबामा के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA साइन की थी। सरल भाषा में कहूँ तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले आर्थिक पाबंदियां हटाई गई। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए डील से हाथ पीछे खींच लिए कि JCPOA एक कमज़ोर और एक तरफा समझौता है। उसके बाद तनाव और बढ़ गया और अब जब ट्रंप ने ज़बरदस्त जवाबी हमले की धमकी दी और फिर अचानक पीछे हट गए, तो यह किसी शांति नीति से ज़्यादा बेवजह की अकड़ लगने लगी। परिणाम, नेतन्याहू की जिद और ट्रंप की हट ने पूरी दुनिया को उस खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया जहां आगे रास्ता धुंधला है और पीछे लौटने का कोई नक्शा नहीं। क्या यही मिसाल दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र को पेश करनी चाहिए? क्या यही वो राह है जो आने वाली नस्लों को विरासत में मिलेगी? अब अमेरिका फिर बीच में है, मध्यस्थ नहीं बल्कि सैन्य साझेदार के रूप में। एक तरफ तो इजराइल को हथियार देता है और दूसरी तरफ संयम की अपील करता है। ये विरोधाभास नज़रअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है। सवाल ये है, क्या ये हमला और पलटवार की रणनीति से किसी का भला हुआ है? कभी किसी समस्या का हल मिला भी है या कभी मिलने की अपेक्षा है? कहा जाता है ये सब सुरक्षा के लिए है, पर कैसी सुरक्षा जिसमें बच्चे डर में बड़े होते हैं, जानवर, जंगल, पानी, बिजली सब बर्बाद हो रहे हैं।
एक पूरी पीढ़ी किताबों से ज़्यादा एयर रेड सायरन को जानती है। अगर जवाबदेही की बात करें तो कितने लोग जानते हैं कि अमेरिका या पश्चिमी देशों का टैक्स पेयर्स का पैसा इन युद्धों में कितना लगाया जाता है? कितनों को पता है कि प्रतिबंधों का असर सिर्फ सरकारों पर नहीं, आम लोगों पर भी पड़ता है, जिन्हें दवा, रोजगार, साफ पानी तक नहीं मिलता। एक दोस्त ने मुझसे पूछा, अगर कोई कहे कि वो तुम्हारे परिवार पर बम गिराने वाला है तो तुम क्या करोगी? सवाल वाजिब है, मगर हर पक्ष यही कहता है, यही त्रासदी है, कोई नहीं मानता कि वो आक्रामक है। सब खुद को जिम्मेदार और आत्मरक्षा की तरफ कारगर होने का दावा करते हैं। ये जानना ज़रूरी हो जाता है, इसका अंत कहाँ है? कुछ और सवाल जो ज़रूरी है, क्या ईरान सच में प्रतिरोध और आतंकवाद में फ़र्क कर सकता है? क्या इजराइल हर नागरिक मौत को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जायज़ ठहरा सकता है? क्या अमेरिका हथियार बेचकर फिर संयम की अपील कर सकता है? और क्या हम सब दुनिया के नागरिक केवल मूक दर्शक बने रह सकते हैं जब मानव पीड़ा सामान्य हो जाती है? राजनीति से हटकर क्या हम बात करेंगे कि युद्ध पर्यावरण के साथ क्या करता है? जानवरों का क्या? उन लोगों का क्या जो किसी पक्ष में नहीं है मगर भरपाई करते हैं, घर बार, देश, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवाते हैं? ये टिप्पणी सिर्फ मेरी नहीं है, इस कहानी को गढ़ने में किसी ने मदद की जो आम तौर पर पर्दे के पीछे रहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि समझना ज़रूरी है, सहमत होना नहीं। मन को जैसे ये बात छू गई, विनम्रता ही है जो इस पूरे संघर्ष में गायब है। ये किसी देश का पक्ष लेने की बात नहीं, ये सच्चाई, जवाबदेही और इंसानियत की बात है। तो अगली बार जब बमबारी या स्ट्राइक की तस्वीरें देखें, सवाल ज़रूर पूछिएगा, किसने आदेश दिया, किसको फ़ायदा हुआ और कौन है जो कैमरे हटने के बाद भी कीमत चुकाता रहेगा? एक बात तो साफ है, कोई आसान जवाब नहीं है, कोई पक्ष पूरी तरह मासूम नहीं। जब हिंसा ही सत्ता की भाषा बन जाए, समझ जाइए कि इसमें किसी की जीत नहीं, सब हारे ही हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस तनाव का समाधान हो, सिर्फ कागज़ों पर नहीं, ज़मीनी तौर पर भी। नीतियों में, भाषणों में, उन लोगों के दिलों में जो तय करते हैं कि अगली सुबह मिसाइल गिरेगी या उम्मीद। ये सिर्फ ईरान बनाम इज़राइल नहीं है, ये सिर्फ पूर्व पश्चिम नहीं है, ये हमारी अपनी समझदारी के खिलाफ हमारी जंग है। अमेरिका सिर्फ उसके बम नहीं, इज़राइल सिर्फ उसका कब्ज़ा नहीं, ईरान सिर्फ उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स नहीं, वो सब लोग हैं। ये सिर्फ जंग की खबरें नहीं है, ना ही सियासत के तख्त का खेल। असल में ये इंसानों की कहानी है जो अक्सर अखबारों के हेडलाइन के नीचे दब जाती है। यही वजह है कि कहानियत सिर्फ पक्ष नहीं चुनता, वो आपको सोचने के लिए ठहरने पर मजबूर करता है। अगर आपने भी एक पल के लिए ही सही, लेकिन ठहर कर सवाल किए, दिल में हलचल महसूस की, तो कहानियत से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कहानियाँ सिर्फ सुनी ना जाएं बल्कि गहराई तक समझी जाएं।